हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Under which section do partners continue to be liable for acts done after dissolution until public notice is given? मतलब पूछा गया है कि कौन से सेक्शन में जहाँ पे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो तब तक पार्टनर अपने एक्ट से जो वो पब्लिक नोटिस देने से पहले तक के जितने भी एक्ट उन्होंने किए उसके लिए लाइबल होंगे। तो ये कौन से सेक्शन में ऐसा बोला गया है? तो सेक्शन 45 में बोला गया है कि जब तक कि पब्लिक नोटिस नहीं दे दिया जाता तब तक पार्टनर्स सारे किए गए काम डिसोल्यूशन के बाद भी सारे किए गए काम के लिए लाइबल होंगे। ठीक है। सेक्शन 45 पार्टनर्स रिमेन लाइबल फॉर फर्म रिलेटेड एक्ट्स इवन आफ्टर डिसोल्यूशन अंटिल अ पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन इज गिवन। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप्स इन द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आफ्टर डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन हो गया है तो अब खातों का निपटारा जो अकाउंट से उनका सेटलमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेइंग द लॉसेस फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड कैपिटल। तो जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी पूंजी है फर्म की, उससे हानि का भुगतान कर दिया जाता है। सबसे पहले ये किया जाएगा। तो सेक्शन 48 क्लॉज ए में बोला गया है कि लॉसेस इंक्लूडिंग कैपिटल डेफिशिएंसी शुड फर्स्ट बी कवर्ड फ्रॉम प्रॉफिट देन कैपिटल। मतलब प्रॉफिट से सबसे पहले लॉस को कंप्लीट किया जाएगा, प्रॉफिट खत्म हो गया तो फिर कैपिटल से, एंड लास्टली बाय इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स। और अगर कैपिटल भी खत्म हो गई है तो उसके बाद क्या होगा, इंडिविजुअल पार्टनर्स में कंट्रीब्यूट किया जाएगा वो उनके रेशियो के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 46 व्हाट इज द पार्टनर इंटाइटल्ड टू आफ्टर डिसोल्यूशन। मतलब डिसोल्यूशन हो गया उसके बाद पार्टनर्स के क्या राइट्स रहते हैं उसके बारे में बोला गया है। तो टू हैव द फर्म्स प्रॉपर्टी अप्लाइड इन पेइंग डेप्थ। तो जो फर्म की संपत्ति होती है उसका, मतलब डिसोल्यूशन हो गया उसके बाद पार्टनर्स के पास क्या राइट है कि वो जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसका उपयोग काय में करेंगे, जो फर्म का जो लोन है, ऋण वगैरह है ना, डेप्थ वगैरह, उनका पे करने के लिए उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है, तो according to section 46 after dissolution a partner is entitled to have the firm's property used to pay off its debts and the distribute the surplus। फिर अगर जो बचता है प्रॉपर्टी का, वो जो सरप्लस है वो आपस में बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो सबसे पहले क्या पे ऑफ करेंगे, जो भी डेप्थ है उस प्रॉपर्टी से पे कर देंगे वो, और उसके बाद आपस में बांट लेंगे। विच सेक्शन स्टेट्स दैट अ पार्टनर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट कैन नॉट बाइंड द फर्म। मतलब कौन सा सेक्शन में ये बोला गया है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर वो फर्म के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, मतलब बाइंडिंग नहीं रहेगा वो फर्म के लिए। तो ये सेक्शन 47 में कहा गया है। सेक्शन 47 अ पार्टनर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट loses the authority to behind the firm but ongoing transaction before insolvency can be completed। मतलब जो डिक्लेयर हो गया है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, उसके बाद वो पार्टनर फर्म के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा वो, और उसके उसके पहले के, लेकिन दिवालियापन से, मतलब जो इंसॉल्वेंट हुआ था उसके पहले के जो भी उसके लेन देन है उसके लिए उसको बोला जा सकता है कि वो कहीं से भी मतलब पे ऑफ करे। Under which section are firm debts to be paid before individual partners debt। तो पूछा गया है कि कौन से सेक्शन में ये बोला गया है कि जो फर्म के ऋण है उसको व्यक्तिगत साझेदार ऋणों से पहले चुकाया जाएगा। मतलब जो साझेदारों को देने से पहले डेप्थ के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पार्टनर्स के जो लोन है और जो फर्म के लोन है, मतलब फर्म के लोन जो बाहर से उन्होंने लिए हों और जो पार्टनर्स के लोन है, तो वहां पर पहले फर्म के लोनों को व्यक्तिगत साझेदार ऋणों से पहले चुकाया जाना चाहिए। तो किस सेक्शन में ये बोला गया? तो सेक्शन 49 में बोला गया है कि पार्टनर्स के ऋणों को चुकाने से पहले फर्म के लोन को चुकाया जाएगा। तो फर्म डेब्ट्स मस्ट बी सेटल बिफोर पेइंग एनी इंडिविजुअल डेब्ट्स ऑफ अ पार्टनर। तो पार्टनर के लोन को चुकाने से पहले फर्म के डेब्ट्स को चुकाया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज सेक्शन 50 डील्स विद। सेक्शन 50 किससे संबंधित है, क्या डील करता है? तो गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन। ठीक है, तो
जो गुडविल है उसके बाद डिसॉल्यूशन के बाद गुडविल का कैसा सेटलमेंट होगा उसके बारे में इसमें दिया गया है। सेक्शन 50 स्टेट दैट इफ अ पार्टनर बाइज द गुडविल इफ अ डिसॉल्व्ड फर्म दे कैन कंटिन्यू यूजिंग द फर्म नेम। ठीक है, मतलब अगर कोई साझेदार पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है और गुडविल खरीदता है, ठीक है, गुडविल खरीदता है तो फिर वो उसी नाम से अपना फर्म जारी रख सकता है अगर उसने गुडविल खरीदी है तो। ठीक है, नेक्स्ट है अ पार्टनर हु हैज पेड अ प्रीमियम on entering a firm is entitled to its return on dissolution except in which cases। इसमें पूछा गया है कि अगर जैसे नया पार्टनर लाया जाता है तो वो क्या प्रीमियम लेके आता है, एक सीमित समय के लिए जैसे आया है पार्टनर बनने के लिए तो वो प्रीमियम लेके आता है, तो जब फर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो वो प्रीमियम वापस उसको दे दी जाती है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस स्थिति में नहीं दी जाएगी उसको, है ना। तो अगर विघटन उसके उसके ही मिसबिहेव के कारण, उसके ही नेचर के कारण अगर हुआ है ना, उसने कुछ ऐसा एक्ट करा है, कंडक्ट किया जिसके कारण डिसॉल्यूशन हुआ है, तो फिर उस स्थिति में उसको प्रीमियम नहीं दिया जाएगा। तो सेक्शन 55 बोलता है कि अगर कोई पार्टनर है किसी निश्चित अवधि के लिए, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो फर्म में इंटर होता है और वो समय इंटर हो रहा है जब प्रीमियम लेकर आता है, प्रीमियम का भुगतान करता है, तो फर्म उस अवधि से पहले ही भंग हो जाती है और जो जिस टाइम पीरियड के लिए वो आया है उससे पहले ही वो डिसॉल्व हो गई है, तो उसकी प्रीमियम की वापसी हो जाएगी, उसको प्रीमियम दे दी जाएगी। लेकिन अगर उसके मिसकंडक्ट के कारण अगर ये डिसॉल्यूशन हुआ है तो फिर उसको वापस नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन व्हाट राइट्स डज द डिफ्रॉडेड पार्टनर हैव। अगर किसी पार्टनर को क्या किया गया है, मतलब फ्रॉड किया गया है उसके साथ या मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है ना, तो फिर उसके पास क्या राइट है, तो वो अपने वो क्या कर सकता है अगर उसके साथ फ्रॉड हुआ है या मिस रिप्रेजेंटेशन, तो वो क्या होगा, पार्टनरशिप को ही खत्म कर देगा। ठीक है, वो अपने द्वारा चुकाई गई राशि, वो जो भी उसने पैसा दिया है वो वापस ले लेगा। वो दोषी साझेदार से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है जिसने फ्रॉड किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है सॉरी, तो वो उससे कंपनसेशन की मांग कर सकता है। तो ये इसके मतलब ये तीनों ही वो पाने का हकदार होगा। सेक्शन 52 बोलता है यदि किसी साझेदारी अनुबंध मतलब पार्टनरशिप डीड के तहत या को धोखाधड़ी या गलत प्रस्तुति के कारण प्रस्तुति के आधार पर समाप्त किया जाता है तो ठगा गया साझेदार निम्नलिखित अधिकार रखता है। वो फर्म की संपत्ति पर दावा करने का अधिकार है उसको। ठीक है, फर्म के ऋणों की अदायगी के लिए उधारदाता के रूप में स्थान प्राप्त करना है और दोषी साझेदार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है, जो भी उसने दिया है वो डिसॉल्व करा सकता है और वो उसने जो भी लोन दिए वो मतलब उससे उसको जो भी पैसा लेना है वो लोन एज अ क्रेडिटर के रूप में वसूल कर सकता है। वो उसको भी एक क्रेडिटर का स्थान दे दिया जाएगा और दूसरा जो दोषी पक्षकार है उससे पार्टनर है उससे क्षतिपूर्ति ली जा सकती है। नेक्स्ट आफ्टर डिसॉल्यूशन कैन अ पार्टनर कंटिन्यू टू यूज द फर्म नेम। अगर डिसॉल्यूशन हो गया है तो क्या पार्टनर फिर भी उसी नाम से बिजनेस कर सकते हैं? तो हाँ, अगर उसने फर्म की गुडविल खरीदी हो, है ना, अगर गुडविल खरीदी अगर उसने फर्म की तो वो यूज कर सकता है। सेक्शन 53 और 55 बोलता है सामान्यतः फर्म के विघटन के बाद कोई भी साझेदार फर्म के नाम का उपयोग नहीं कर सकता है। जनरली तो मना किया गया है कि कोई भी यूज नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी साझेदार ने फर्म की गुडविल को खरीद लिए तो उससे फर्म के नाम का उपयोग करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है व्हाट रेस्ट्रिक्शन इज वैलिड ऑन पार्टनर्स आफ्टर डिसॉल्यूशन रिगार्डिंग बिजनेस कंपटीशन। मतलब अगर फर्म का डिसॉल्यूशन हो गया है तो उसके बाद पार्टनर क्या मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा जा सकते हैं बिजनेस कंपटीशन पर, मतलब उन्हीं पार्टनर्स पर किस टाइप का, जैसे चार पार्टनर्स थे उन्होंने उनके बीच कोई बिजनेस था, अब डिसॉल्यूशन हो रहा है तो वहां पे रेस्ट्रिक्शन होगा कि ये चारों पार्टनर कंपटीशन मतलब बिजनेस फिर से करने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन के तहत बंधे हुए हैं। तो कौन कौन से क्या होंगे, वो उन्हें निश्चित अवधि या स्थान के भीतर व्यापार न करने का समझौता कर सकते हैं। तो ये वाली जो रेस्ट्रिक्शन है ये मान्य होगी। बोल दिया गया कि 1 साल तक इस टाइप का बिजनेस नहीं करेंगे या इस एरिया में बिजनेस नहीं करेंगे या मतलब इस ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि आप जैसे इसी फर्म में था,
मान लीजिए पर्टिकुलर ए एरिया में वो बिजनेस चल रहा था, अभी डिसोल्यूशन हो गया और वापस उसी एरिया में उसी जगह वापस वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो कस्टमर है उनको तो भ्रम हो जाएगा ना कि ये वही बिजनेस चल रहा है। तो इस वजह से रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि पर्टिकुलर इतने टाइम पीरियड तक के लिए यहाँ पर बिजनेस नहीं होगा या इसी स्थान पर नहीं होगा, करो इतने मतलब दूसरे जगह जाके कर सकते हो, वो है। लेकिन पर्टिकुलर उस एरिया के लिए लगा दिया है तो फिर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई तो वो वैलिड होगी। सेक्शन 54 एंड 55 सबसेक्शन 3 में बोला गया है कि धारा 27 के सामान्य सिद्धांत के बावजूद यदि साझेदारी फर्म के विघटन के समय, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 27 है उसमें ये बोला गया है कि साझेदार फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गया है, समझौता करते हैं कि वो निश्चित अवधि या भौगोलिक क्षेत्र के भीतर समान व्यापार नहीं करेंगे, तो ये प्रतिबंध वैध होगा बशर्ते यह उचित हो। मतलब वो रेस्ट्रिक्शन तो वैध होगा लेकिन ये उचित होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बोल दिया भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब पर्टिकुलर मान लीजिए इंदौर शहर बोला है, उसका कोई यहाँ पे नहीं होगा, पर बोल दिया है कि पूरा एमपी में ही नहीं करेगा बिजनेस, तो फिर ये उचित नहीं हो सकता। आप पर्टिकुलर इंदौर शहर में मना किया है तो वो दूसरे सिटी में तो जाके कर सकता है ना, तो उसको पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। ठीक है, व्हाट हैपन टू गुडविल इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन हो जाता है तो गुडविल का क्या होता है ना, तो गुडविल इट मे बी सोल्ड। ठीक है, तो इसे फर्म की अन्य संपत्ति के साथ बेचा जा सकता है, तो इसको बाहर भी बेच सकते हैं, किसी और पर्सन को भी, वो पार्टनर्स भी खरीद सकते हैं। तो सेक्शन 55 बोलता है फर्म के डिसोल्यूशन पर गुडविल को एक परिसंपत्ति माना जाता है, मतलब ये एक असेट से बन जाती है और इसे अन्य असेट्स के साथ या अलग से बेचा जा सकता है। मतलब टोटल पूरी वैल्यू में उसको इंक्लूड करके भी दे सकते हैं और इंडिविजुअल गुडविल को भी बेचा जा सकता है। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत फर्म के लिए जो रजिस्ट्रार होता है वो कौन अपॉइंट करता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फर्म के लिए जो रजिस्ट्रार है। तो सेक्शन 57 बोलता है कि राज्य सरकार अपने क्षेत्र के भीतर फर्मों के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म नियुक्त करने के लिए अधिकृत होती है और उन शक्तियों कर्तव्यों को परिभाषित कर सकती है उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है रजिस्ट्रार को अपॉइंट करने का। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन अ पार्टनर रेस्ट्रेन अदर फ्रॉम यूजिंग फर्म प्रॉपर्टी आफ्टर डिसोल्यूशन। तो किस सर्कमस्टेंसेस में पार्टनर क्या कर सकता है कि जो डिसोल्यूशन हो गया है उसके बाद भी अदर पार्टनर्स को फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करने से रोक सकता है। तो अगर कोई विशेष अनुबंध ना हो, मतलब कोई नो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी अगर नहीं हो, तो फिर यहाँ पर वो रोक सकता है, यूज करने से रोक सकता है। सेक्शन 53 यदि साझेदार निबंध में कोई विपरीत प्रावधान नहीं है तो कोई भी साझेदार अन्य साझेदार को फर्म की संपत्ति या नाम का उपयोग करने से रोक सकता है। अगर उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया डीड में तो फिर रोक सकते हैं कि फर्म की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते आफ्टर डिसोल्यूशन। कौन सा सेक्शन में मेंशन किया गया, सेक्शन 53 में। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट मोड ऑफ अप्लाइंग फॉर फर्म रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो किस तरीके से हम उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सेक्शन 58 में। तो उसका प्रोसीजर है या तो सेंडिंग अ प्रिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट बाय पोस्ट के द्वारा कर सकते हैं या डिलीवरिंग इट टू रजिस्ट्रार, डायरेक्ट उस रजिस्ट्रार के पास ही देकर हम फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेक्शन 58 बोलता है कि फर्म का पंजीकरण एक निर्धारित फॉर्म में विवरण को डाक द्वारा या सीधे रजिस्ट्रार को सौंपकर किया जा सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्म्स रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 58। तो क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, तो जब फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना है तो नेम जरूरी है, डेट जब से वो ज्वाइन होना चाहते हैं, मतलब पार्टनर्स ज्वाइन द फर्म, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी नहीं है, और द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म ये जरूरी है। तो सेक्शन 58 में ये क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फर्म का पंजीकरण आवेदन कौन हस्ताक्षर कर सकता है, हु कैन साइन द फर्म्स रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। अब जब फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं
तो उस एप्लीकेशन को कौन साइन कर सकता है? तो कोई भी ऑल पार्टनर्स और देयर स्पेशली ऑथराइज एजेंट, या तो सभी पार्टनर करे या फिर उन्होंने किसी एजेंट को ऑथराइज कर दिया तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है ना। नेक्स्ट है, इन विच रजिस्टर डज द रजिस्ट्रार रिकॉर्ड द फर्म्स डिटेल आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो पंजीकरण के बाद रजिस्ट्रार किस रजिस्टर में फर्म का विवरण दर्ज करता है? तो फर्म का रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रार जो है वो जो रजिस्टर ऑफ फर्म्स के अंदर रजिस्टर करेगा सेक्शन 59 के अनुसार। ठीक है, मतलब इसमें बोला है कि अगर रजिस्ट्रार को सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि सेक्शन 58 की सभी जो कंप्लायंसेस है वो पूरे कर दिए गए, तो फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसका नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में दर्ज कर लेगा। नेक्स्ट है, इस फर्म रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर ऑल फर्म्स। तो पंजीकरण मतलब जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या सभी के लिए, सभी पार्टनरशिप फर्म के लिए जरूरी है? तो नहीं, ये है ना वॉलेंट्री होता है, ये स्वैच्छिक है। रजिस्ट्रेशन कराने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इस वजह से रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। बाकी अगर नहीं भी रजिस्ट्रेशन कराया तो भी पार्टनरशिप फर्म रन की जा सकती है। नेक्स्ट है, व्हाट कैन एन अनरजिस्टर्ड फर्म नॉट डू। मतलब कोई पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं किया गया है तो वो फिर इसमें से क्या नहीं कर सकती है ना? तो वो अदर पार्टी को स्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम क्लाइंट्स ये भी कर सकती है, लेकिन स्यू अदर फर्म्स और पार्टनर्स, दूसरी फर्म्स वगैरह या कोई पार्टनर्स या किसी थर्ड पर्सन पे वो सूट फाइल नहीं कर सकती है। ठीक है, और कंडक्ट बिजनेस नहीं कर सकती है। Next, when a registered firm changes its name or principal place of business, under which section should it notify the registrar? अगर वो अपना प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज कर रही है, फर्म का नाम चेंज कर रही है, तो सेक्शन 60 में उसको रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 60 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इफ अ रजिस्टर्ड फर्म alter its name or changes its principal place of business, it must notify the registrar of firms. The registrar, after verifying compliance with Section 58, will amend the firm's detail in the Register of Firms. Next, if a registered firm closes a branch or open a new one, अंडर विच सेक्शन मस्ट बी नोटिफाई द रजिस्ट्रार। मतलब अगर कोई रजिस्टर फर्म है, अब उसने कोई ब्रांच को क्लोज कर दिया है या फिर कोई नई खोली है, तो फिर उसको किस सेक्शन में इंटीमेट करना पड़ेगा? तो रजिस्ट्रार को सेक्शन 61 में इसके बारे में बताना पड़ेगा। इफ अ रजिस्टर फर्म ओपन्स और डिसकंटिन्यूज अ ब्रांच ऑफिस, एन इंटीमेशन मस्ट बी सेंड टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। द रजिस्ट्रार विल मेक अ नोट ऑफ द change in the register of firms. Next, if a partner changes his name or permanent address, which section governs the process of notification? अब यहाँ पार्टनर ने अपना नाम पता बदला है और वो चेंज किया जा रहा है, तो सेक्शन 62 में इंटीमेट किया जाएगा। फर्म के लिए क्या बोला है, 61 में दिया गया है कि फर्म अगर बंद कर रहा है ना अपना कोई ब्रांच वगैरह, तो उसको 61 में इस बारे में इंटीमेट करना पड़ेगा। ठीक है, और 60 में उसको अपने पंजी जो उसका नाम जिस नाम से रजिस्टर्ड है या प्लेस है उसमें उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा, और 62 में पार्टनर्स को देना पड़ेगा अगर उनके नाम पते चेंज हो रहे हैं तो। सेक्शन 62, इफ अ पार्टनर इन अ रजिस्टर्ड फर्म चेंजेस हिज नेम और परमानेंट एड्रेस, एनी पार्टनर और एनी अथोराइज एजेंट में नोटिफाई द रजिस्ट्रार who will update the records accordingly. Next है, which section deals with the recording of changes in the constitution of firm or its dissolution? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है फर्म का, अगर उसमें कोई चेंजेस हो रहा है या उसके विघटन होने पर की रिकॉर्डिंग किस धारा के अंदर है, मतलब अगर उसका डिसोल्यूशन हो रहा है तो उसका किस सेक्शन में रिकॉर्ड किया जाएगा? तो सेक्शन 63 में इसके बारे में रिकॉर्ड किया जाएगा। एज पर सेक्शन 63, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म or the firm is dissolved, the outgoing, continuing or incoming partner or an authorized agent must inform the registrar of firms. The registrar will record the change. ठीक है, मतलब फर्म के अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंजेस हो रहा है या डिसॉल्व हो रही है वो,
है ना। तो ये क्या किया जाएगा, यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है, या तो जाने वाले पार्टनर या नए पार्टनर या फिर ऑथराइज एजेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, which section allows a minor in a firm to notify whether he chooses to become a partner after attending majority। अब क्या होता है कि माइनर को सिर्फ बेनिफिट के लिए हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो एज अ पार्टनर नहीं हो सकता। मतलब पार्टनर भी बन रहा है तो सिर्फ बेनिफिट के लिए होगा, इंटरेस्ट के लिए। लेकिन अगर कोई लॉस होता है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होती है, सिर्फ उसका जो शेयरिंग प्रॉफिट है, उसमें जो प्रॉफिट शेयर कर रहा है उससे ही उसके लोनों को चुकाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। तो यहाँ ये बोला है कि अब वो जो माइनर है, अब वो मेजर होने जा रहा है, ठीक है। तो मेजर हो गया है तो वो कि वो पार्टनर बन सकता है नहीं बन सकता है, ये कौन से सेक्शन में दिया है, उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 63 सब सेक्शन 2 के तहत ये बात बोली गई है कि अ माइनर हु वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए लिया गया है, मस्ट नोटिफाई द रजिस्टर ऑफ फर्म, उसको रजिस्टर ऑफ फर्म को इस बारे में रजिस्टर ऑफ फर्म को वो देना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा अपॉन अटेंडिंग मेजोरिटी। जब वो मेजोरिटी अटेंड कर रहा है तब वो रजिस्टर ऑफ फर्म को इसके बारे में इंटीमेशन देगा। सेटिंग वेदर स्टेटिंग वेदर ही इलेक्ट्स टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर और नॉट, तो ये बताते हुए कि वो पार्टनर के रूप में इलेक्ट कर रहा है, चुनाव कर रहा है या नहीं कर रहा है। Next, if there is an error in the registrar of firms, under which section can be rectified। अब रजिस्टर ऑफ फर्म में जो एंट्रियां कर रखी है, अगर उसमें कुछ गलती होती है तो किस सेक्शन में रेक्टिफाई करेंगे, तो सेक्शन 64 में इसके बारे में रेक्टिफिकेशन होगा। सेक्शन 64, द रजिस्ट्रार हैज द पावर टू रेक्टिफाई मिस्टेक्स in the register of firms to ensure that the entry in conform with the documents filed under this chapter। नेक्स्ट है, इफ अ कोर्ट डायरेक्ट्स एन अमेंडमेंट इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स विच सेक्शन अप्लाइज। अब कोर्ट डायरेक्ट कर रही है कि इसमें चेंजेस करे, तो कौन से सेक्शन में, सेक्शन 65 में कोर्ट बोल रही है कि रजिस्टर में संशोधन करो। तो सेक्शन 65, इफ अ कोर्ट डिसाइड्स ऑन द मैटर रिलेटेड टू अ रजिस्टर्ड फर्म एंड रिक्वायर्स एन अमेंडमेंट इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स, द रजिस्टर में मस्ट कंप्लाई विद द कोर्ट्स ऑर्डर। नेक्स्ट है, विच सेक्शन अलाउज पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। तो जो फर्म का रजिस्टर है, मतलब जो रजिस्ट्रार के पास फर्म रजिस्टर ऑफ फर्म्स जो है, अब उसका पब्लिक इंस्पेक्ट करना चाहती है, तो किस सेक्शन में, तो सेक्शन 66 में पब्लिक को ये राइट दिया है कि वो प्रिस्क्राइब फी का पे कर कर इंस्पेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन कैन अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म बी ऑब्टेन। ठीक है, तो जो रजिस्टर ऑफ फर्म है उसकी एंट्री जो की गई है, तो उसकी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी किस सेक्शन में दी जाती है। मतलब जो रजिस्टर फर्म का जो रजिस्टर है उसके अंदर जो एंट्रियां की गई है उसकी कॉपी चाहिए, तो किस सेक्शन में सर्टिफाई किया जाता है, तो 67 के तहत किया जाता है। Under section 67, the registrar of firm can provide a certified copy of any entry in the register upon application and payment of the prescribed fee। Next, which of the following is not a reason to notify the registrar under section 67 267, है ना। तो मतलब धारा 60 से 67 के तहत रजिस्ट्रार को सूचित करने के लिए आवश्यक नहीं बताया किस सर्कमस्टेंस में, कौन से कारण दिए गए हैं 60 से 67 तक में जिसमें सूचित करना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर है नए कर्मचारी को नियुक्त करना, ठीक है, तो यहाँ पे आवश्यक नहीं है। Hiring a new employee does not affect the legal structure of firm, so it does not need to be recorded in the register of firms। ठीक है, एम्प्लॉय के बारे में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, नया एम्प्लॉय अपॉइंट किया गया है, तो उसके बारे में रजिस्टर ऑफ फर्म को इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म। तो जो रजिस्टर ऑफ फर्म में अगर एंट्री कर दी गई है तो उसका साक्षिक मूल्य क्या होगा, इस बारे में पूछा गया। तो इट इज कंसिडर कंक्लूसिव प्रूफ अगेंस्ट द पर्सन हु साइंड इट। तो जिसने साइन किया है उसको, उसके अगेंस्ट ये कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है, एक निश्चायक सबूत के रूप में ये यूज किया जाता है। सेक्शन 68 स्पेसिफाई दैट एनी स्टेटमेंट, intimation or notice recorded in the register of firm is conclusive proof against the person who signed it. Section 68 subclause 2 subsection 2 allows certified copies of entries to be used as proof of registration. चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।